नमस्कार, लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम नवी मुंबई में हैं। सिटी ऑफ द न्यू मिलेनियम इस खिताब से इस शहर को नवाजा गया था उस समय जब इसकी सिर्फ प्लानिंग स्टेज हुई थी। क्या इतने सालों में यह शहर वास्तव में सिटी ऑफ द न्यू मिलेनियम बन पाया है? इस विषय पर बात करते हैं श्री धर्मेंद्र कारिया के साथ, जो सेक्रेटरी है बिल्डर्स एसोसिएशन नवी मुंबई के। धर्मेंद्र जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिटी ऑफ द न्यू मिलेनियम एक खिताब था जो कि शहर बनने के पहले ही दे दिया गया था। आज जबकि ये शहर बस चुका है, फल फूल चुका है, क्या उसने इस खिताब पे खरा निकला है? इज इट रियली सिटी ऑफ द न्यू मिलेनियम? या इट्स रियली सिटी ऑफ न्यू मिलेनियम। ये 21st सेंचुरी भी बोलते हैं इनको जी। तो सिटी ऑफ न्यू मिलेनियम जो बोल रहे थे वो हिसाब से ये प्रोग्रेस हुआ है और सिडको अभी भी कर रही है। सेंट्रल पार्क, गोल्फ कोर्स, ऐसे काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिटी ऑफ न्यू मिलेनियम के जैसे जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सिडको वो संस्था है जिसने नवी मुंबई का प्लान, कंसेप्ट और एग्जीक्यूशन करवाया है। आपको दूसरी बात ये पूछना चाहेंगे कि जब एक महानगर पालिका जैसे कि नवी मुंबई की है और एक प्लानिंग अथॉरिटी जैसे सिडको है, दोनों हो, तो विकासक के लिए, बिल्डर के लिए क्या ये वो वाली स्थिति नहीं हो जाती कि एक पति और दो पत्नियां? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि शुरुआत सिडको करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिडको बनाती है, सब होने के बाद वो एनएमएमसी को देती है। तो दो पत्नियां जैसी नहीं होती है, एकदम डेवलप होने के बाद वो एनएमएमसी को हैंड ओवर करती है। तो एक ही एजेंसी रहती है जिससे हमारा बिगिनिंग में तालमेल रहता है। डेवलप हो जाने के बाद एनएमएमसी का रोल आता है। एनएमएमसी का रोल आने के टाइम सिडको का रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसमें ट्विन वाली दुविधा नहीं रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। यानी कि सिडको जो है एमिनिटीज क्रिएट करता है, आप बिल्डिंग बनाते हैं एज डेवलपर्स, और महानगर पालिका जो है उन फैसिलिटीज को मेंटेन करती है। सिडको सारी फैसिलिटियाँ बना के महानगर पालिका को हैंड ओवर करती है, इंक्लूसिव रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज एंड ऑल फैसिलिटीज़ वो बनाने के बाद महानगर पालिका को हैंड ओवर करती है। तो महानगर पालिका को उनको इम्प्रूव करना रहता है या तो मेंटेन करना रहता है, तो उसमें ट्विन वाली दुविधा नहीं रहती हम लोग के लिए। जी बिल्कुल। और ये पूछना चाहेंगे कि आपने आज तक जितने भी घर बनाए और जो लोग नवी मुंबई को आज अपना घर कहते हैं, वो इस डबल एजेंसी की सिचुएशन से खुश है? डबल एजेंसी के सिचुएशन से मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर प्रॉब्लम तो हर एजेंसी में रहता है। वो लोग खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल एजेंसी रहने से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं BANM, बिल्डर्स एसोसिएशन नवी मुंबई के बारे में। धर्मेंद्र जी, आप हमें ये बताएं कि BANM क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है? इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ नवी मुंबई। उसमें सबकी केयर ली जाती है। डेवलपर्स तो नो डाउट मेंबर रहने से उनकी केयर लेते ही है। नवी मुंबई के बारे में जनता तक पहुंचाने का काम करती है वाया एग्जीबिशंस और वाया मीडिया। तो BANM का काफ़ी बड़ा रोल रहता है जनता तक नवी मुंबई के बारे में पहुंचाने का। और एग्जीबिशन में नवी मुंबई के जितने आजू बाजू की पेरीफेरी में प्रोजेक्ट रहते हैं, एक ही जगह पे हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग और मेजर जो भी है ग्राहकों के लिए क्रिएट करते हैं। तो एक ही जगह पे उनको पूरा नवी मुंबई की अवेलेबिलिटी और उनके रेंज वगैरह मालूम हो जाती है। तो BANM का काफ़ी रोल रहता है। गवर्नमेंट और सिडको और बिल्डर्स और बायर्स के बीच में का रोल वो करते रहती है, अच्छी तरह से वो निभाते रहती है। लास्ट 15 साल से ये संस्था चल रही है। वी आर डूइंग फार बेटर। फार बेटर यानी कि और शहर जो महाराष्ट्र में विकास हुए हैं इस एरिया में, इस समय में, इस टाइम फ्रेम में, उनके हिसाब से इट इज़ डेफिनेटली टर्न आउट टू बी अ मच बेटर सिटी। या इट इज़ डेफिनेटली अ मच बेटर सिटी। सिडको होने से ये लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बिल्डरों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका कम्युनिकेशन इजी है, उनके साथ डेवलप करना इजी है, और वो डेवलपमेंट भी फास्ट करती है और वर्ल्ड लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिडको की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहता है डेवलप करने के लिए, और सिडको होने से बिल्डरों को भी काफ़ी इजी रहता है, नहीं तो गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ काम करना थोड़ा तकलीफ दे रहता है। तो इट्स अ गुड थिंग।
एग्जीबिशन जो आपने बताया बीएनएम जो ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें लोगों को घर के बारे में पता चलता है कि अगर उनको नया घर खरीदना है नवी मुंबई में तो किस डेवलपर के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, साथ में जैसे आपने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि नवी मुंबई के पेरीफेरी में है उसको भी आप वहाँ पे ले आते हैं, यानी कि आप हाई एंड और बजट होम्स दोनों ही एग्जीबिशन में एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और ऑल टाइप ऑफ हाउसेज आर अवेलेबल, लो सेगमेंट टू टॉप सेगमेंट। जैसे 12 लाख से लेके 10-12 लाख से लेके 10-12 करोड़ तक के घर उसमें अवेलेबल रहते हैं। और न्यू बॉम्बे और उनकी पेरीफेरी सब लोग साथ में मिलकर एग्जीबिशन होता है, तो उसमें हर सेगमेंट का रहता है। उसमें एफोर्डेबल हाउसिंग अभी न्यू बॉम्बे की पेरीफेरी में रह गया है। न्यू बॉम्बे में अभी थोड़ा हाई सेगमेंट अभी शुरू हो गया है। अभी न्यू बॉम्बे की मेजर ज़मीनें ख़त्म हो चुकी है, जो बची है उसमें हाई सेगमेंट शुरू हो रहा है और पेरीफेरी में लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप चालू हो रहा है। बात करते हैं पाम बीच रोड के बारे में। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव, वैसे नवी मुंबई में पाम बीच रोड। फर्क ये है कि पाम बीच रोड सीम्स टू बी मोर नेचुरल, आप क्या कहेंगे? पाम बीच इज़ मोर नेचुरल और इनको भी नेकलेस बोलते हैं हम लोग, नवी मुंबई का नेकलेस बोलते हैं। पाम बीच में जो मैनग्रोव है उनके कारण जो ब्यूटी मिलती है, मैनग्रोव वाटर एंड माउंटेन। बॉम्बे में आपको पानी और ये मिल रहा है, यहाँ पे मैनग्रोव का अवेबिलिटी से वो गार्डन के जैसा एक फील मिल रहा है, लंबा गार्डन का जैसा। तो मैनग्रोव वाटर एंड माउंटेन, उसके हिसाब से वी फील इट इज़ बेटर देन मुंबई। इज इट रियली बेटर देन मुंबई? ये एक सवाल है जो हम उन्हीं से पूछ सकते हैं जो वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे रहने के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेशंस टू बाय अ होम इन नवी मुंबई। धर्मेंद्र जी, आप हमें ये बताएं कि पिछले 10 साल में प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो पाम बीच रोड में घर खरीदना कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? लास्ट 10 साल में पाम बीच की रेंज 3-4,000 टू 15 to 70,000, 17,000 आज हो गई है, जो फेसिंग में है, फ्रंट फेसिंग। पीछे उनसे 2-3 हज़ार कम है। तो पाम बीच में जो लास्ट 10 साल में एप्रिसिएशन हुआ है वो अच्छा रहा है। लेकिन कंपैरिजन टू बॉम्बे अभी भी पाम बीच में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि नवी मुंबई का टॉप लोकेशन है ये। तो अभी भी पाम बीच रोड पे स्कोप है, इस रेट और भी ऊपर जा सकते हैं। रेट और भी ऊपर जा सकते हैं। 3,000 से लेके 15,000 तक पहुंच गए और धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि इससे भी और ऊपर जा सकते हैं। एक सोचने वाली बात है और इस सोचने वाली बात पे हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। हम हैं नवी मुंबई में, बात कर रहे हैं बीएएनएम के ऑनररी सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र कारिया के साथ। धर्मेंद्र जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नवी मुंबई में जिस हिसाब से प्राइस एप्रिसिएशन देखा गया है, कीमतें जिस तरह से बढ़ी है, आपने अभी अभी कहा कि आपको और स्कोप नज़र आता है प्राइस मूवमेंट में, फर्दर ग्रोथ का। तो अब ये हमें बताएं कि नवी मुंबई आज किस स्टेज पे है और अगले 5 साल में कहां तक पहुंचेगी? प्राइस पॉइंट, लेट्स बिगिन विद पाम बीच रोड। पाम बीच रोड में आज 15-17 हज़ार की रेंज है जी। वो 25 से 30 हज़ार तक 5-7 साल में होने की उम्मीद है जी। मुंबई की कंपैरिजन में अभी भी काफ़ी गैप है, वो हिसाब से ये बढ़ेगा, तेज़ी मंदी के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे लोकेशनों में मुंबई 1 लाख रुपीज़ के आजू बाजू के रेट है जी। और यहाँ पे 15-17 हज़ार, तो गैप काफ़ी है जी। वो हिसाब से 10-10 हज़ार रुपया और 5-7 साल में बढ़ने की उम्मीद है। नवी मुंबई में शुरू में रेट नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि अवेबिलिटी बहुत काफ़ी थी जी। अभी लैंड काफ़ी कम बची है सिडको के पास, अवेबिलिटी काफ़ी कम है, एक्चुअल यूज़र्स काफ़ी है, इन्वेस्टर्स बहुत कम है जी। वो हिसाब से ज़मीन नहीं होने के कारण ये भाव है। अभी तेज़ी के हिसाब से भाव नहीं है और अभी तेज़ी मंदी के हिसाब से भाव नहीं बढ़ेंगे, अवेबिलिटी कम होने से भाव थोड़े बढ़े। बहुत से लोगों ने नवी मुंबई का पाम बीच लोकेशन देखा नहीं है। जो टेस्ट वाले लोग हैं, जिनको व्यू और लोकेशन का पसंद है, वो लोग आके देख के वो लोग को अभी भी ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, बस निकल गई है, मिस हो गई है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आके उनको अभी भी ले सकते हैं। यानी लोकेशन तो एकदम सही है ही,
लेकिन प्राइस पॉइंट से भी अगर देखें तो स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन बिल्कुल बना हुआ है। आज की तारीख में अगर वहाँ खरीदते हैं तो इट इज़ नॉट अ रॉन्ग डिसीजन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। आज भी खरीद के कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं है जी। उसमें एप्रिसिएशन भी रहेगा और आदमी आगे जाके खुश भी रहेगा कि मैंने ये अभी सिलेक्ट किया, वो बेहतरीन डिसीजन था एप्रिसिएशन वाइज और यूज़ वाइज। न्यू मुंबई में ओपन स्पेस काफ़ी अच्छी है जी। और लोकेशन वाइज पाम बीच के जैसा लोकेशन बहुत कम जगह पे मिलता है। शहर में तो देखने को ही नहीं मिलते ऐसे लोकेशन। धर्मेंद्र जी, पाम बीच से अगर आगे बढ़े तो हम आते हैं एनआरआई कॉम्प्लेक्स पे। एनआरआई कॉम्प्लेक्स प्लान किया गया था इस हिसाब से कि जो भारतीय बाहर रह चुके हैं, परदेश में रह चुके हैं, और वो जब वापस आते हैं तो उन्हें वैसी ही सुविधाएं चाहिए जैसे उन्होंने वहाँ पे एंजॉय की हो। एनआरआई कॉम्प्लेक्स क्या वाकई में सिर्फ एनआरआईज के लिए बन के रह गया या वहाँ लोकल्स भी रहते हैं? पाम बीच रोड पे जो एनआरआई कॉम्प्लेक्स बना है जी। वो अनाउंसमेंट एनआरआई कॉम्प्लेक्स के जैसा हुआ, इसलिए फोकस था कि ये एनआरआई के लिए जी। है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनका पेमेंट डॉलर में था, यहाँ के रहने वाले भी खरीद सकते थे और वहाँ वाले डॉलर से ज़्यादा खरीदेंगे, वो हिसाब से लोगों को ऐसी इंप्रेशन है कि वो एनआरआई के लिए है। बाकी यहाँ वाले भी खरीद सकते हैं। कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा बना हुआ है जी। और ऐसे सिडको ने कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें ये टॉप का कॉम्प्लेक्स है। टॉप का कॉम्प्लेक्स है। तो आप हमें ये बताएं कि अपार्ट फ्रॉम पाम बीच रोड, नेक्स्ट इन लाइन कौन सा एरिया आता है नवी मुंबई का फॉर अ बायर? पाम बीच रोड छोड़ के आगे उल्वे आ रहा है। उल्वे काफ़ी अच्छा बेहतरीन आगे बढ़ रहा है जी। वो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग उसमें आ रहे हैं। जी। टॉप इनकम हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए पाम बीच के जैसा लोकेशन नहीं है। उल्वे में 10% लोकेशन ऐसा है जो पाम बीच की कंपैरिजन कर सकते हैं, जो वाटर बॉडी फ्रंट है उधर जा सकते हैं हायर इनकम वाले। बाकी मिडिल इनकम ग्रुप वाले उधर ज़्यादा है। यानी कि पाम बीच जैसा लोकेशन और कोई नहीं। बराबर है, पाम बीच जैसा लोकेशन कोई नहीं। बात करते हैं वाशी की। जब नवी मुंबई की शुरुआत हुई थी तो वाशी वाज द फर्स्ट नोड दैट वाज डेवलप्ड, और कमर्शियल हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफिसेस ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए, शॉपिंग ले लीजिए, आई थिंक इट्स ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इन वाशी। या इट्स ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इन वासी। वासी सेक्टर 17 जो है उसमें कॉमर्शियल है। बाकी मेजोरिटी सेक्टर ऑफ वासी दैट ऑल आर रेसिडेंस। जी। खाली शॉपिंग नीचे दुकानें रहती है हर एक बिल्डिंग में, नीचे दुकान ऊपर मकान। हाँ, और मॉल्स काफ़ी बने हुए हैं। तो वासी सेंट्रल प्लेस ऑफ नवी मुंबई है और शॉपिंग या कोई भी ऐसा फंक्शन वगैरह तो लोग वासी ज़्यादा प्रेफर करते हैं नवी मुंबई वाले लोग। यहाँ वासी में आज देखा जाए तो सेक्टर 17 में कॉमर्शियल रेसिडेंस के रेट ऑलमोस्ट सेम है जी। और ऑलमोस्ट बच चुका है। अवेलेबिलिटी ना कॉमर्शियल में है और ना ही रेसिडेंशियल में है। चलिए वाशी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाम बीच हो गया, वाशी हो गया, अगला लोकेशन आप कौन सा बताएंगे? अगला लोकेशन अगर अच्छा लोकेशन रहने के लिए सिलेक्ट करना है तो सीबीडी भी अच्छा है। सीबीडी एज इन बेलापुर। बेलापुर जी। नेरुल भी अच्छा है। अगर अच्छे लोग पसंद करते हैं, हायर इनकम वाले पसंद करते हैं, सीबीडी नेरुल बहुत लोकेशन आर गुड। और आगे जाएंगे तो आगे मिडिल इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा रहेंगे, तो उधर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए काफ़ी अवेलेबिलिटी है। हायर इनकम के लिए आज भी सीबीडी, बेलापुर, नेरुल और वासी, ये तीनों लोकेशन प्रीफर करना चाहिए। अगर हम बात करें वाशी के परे, रोडपाली ऐसी लोकेशन है जहां आज की तारीख में आप रहने नहीं जा सकते। बहुत कम बिल्डिंगें बनी हुई है जहां पे लोग रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आप आज बुक कीजिए और 3 साल बाद, 5 साल बाद या तो आप रहेंगे या तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे सेल कर देंगे। तो रोडपाली के बारे में कुछ पता है? उसके जैसी एक या दो लोकेशन और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। रोडपाली काफ़ी अच्छी लोकेशन है, एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है जी। वहाँ से बॉम्बे पूना का एक्सप्रेस वे भी नज़दीक पड़ता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, रोडपाली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उल्वे और द्रोणागिरी। उल्वे भी मिडिल इनकम ग्रुप वाले के लिए काफ़ी अच्छा है। द्रोणागिरी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले के लिए नया नोड अभी डेवलप हो रहा है। तो जो अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए रोडपाली काफ़ी अच्छी लोकेशन है। दे कैन प्रीफर रोडपाली। आज उसमें ले लिया तो 2-4 साल बाद में वो एयरपोर्ट के नज़दीक, जैसे अंधेरी पार्ला लोकेशन है, ऐसी लोकेशन बन सकती है। आज नहीं तो कल वो लोकेशन अच्छी बन जाएगी। यानी आज का रोडपाली, कल का अंधेरी पार्ला। नवी मुंबई के एयरपोर्ट की बात करें तो एक ऐसी कहानी है जो हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। क्या ये एयरपोर्ट टेक ऑफ जल्दी करेगा? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नवी मुंबई में हम बात कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र कारिया से, जो कि सेक्रेटरी है बिल्डर्स एसोसिएशन नवी मुंबई के। बात कर रहे हैं एक एयरपोर्ट की जिसके बारे में इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि ये लगता है कि एक हवाई जहाज है, रनवे पे अटका पड़ा है, टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। धर्मेंद्र जी से बात करते हैं इस पॉइंट पे। आप बताएं हमें, बहुत साल पहले मुझे याद है एक सिडको ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया था, कहा था ये साइट है नए एयरपोर्ट के लिए। आज भी हम जाके देखते हैं वो बोर्ड बरकरार है। तो ये एयरपोर्ट कब तक आएगा? अभी लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है वो 2018 में फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ होगा, इसी अनाउंसमेंट है जी। सिडको की तरफ से काफ़ी मेहनतें हो रही है, जल्दी से जल्दी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। उसमें से मेजर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए जी। लैंड अभी उनके हाथ में आना शुरू हो गई है। गांव वालों से जो उनको लैंड लेने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी, उसमें काफ़ी हद तक एएमडी का रोल रहा है और अभी लैंड उनके हाथ में आना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी परमिशनें उनको लेनी थी वो भी मिल चुकी है। वेरी नियर फ्यूचर दे आर स्टार्टिंग टेंडर फॉर्मेट फ्लोटिंग करना शुरू कर रहे। तो अभी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी लग रहा है कि जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है 2018 की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो 2018 में पहला फ्लाइट जरूर उड़ेगा, ऐसा लग रहा है। यानी एयरपोर्ट तो आ रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के आने से पहले उस एरिया की कीमतें, प्राइस पॉइंट, वो तो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एयरपोर्ट ज़रूरत रहती है हर एक लोगों की सिटी फिनिश करने के लिए। फिनिश सिटी एयरपोर्ट के बाद होता है। एयरपोर्ट के कारण भाव बढ़ा, ऐसा अभी 20 सालों में काफ़ी चेंज आ चुका है। तो खाली एयरपोर्ट से भाव बढ़ा ऐसा नहीं है। न्यू बॉम्बे की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यू बॉम्बे का, कनेक्टिविटी है, कॉलेजेस है, जॉब्स है और ओपन स्पेस ज़्यादा है नई मुंबई। वो सब कारण देखते हुए न्यू मुंबई के रेट में हर टाइम बढ़ावा देखा गया है। खाली एयरपोर्ट एक चीज़ के कारण कभी भी बढ़ावा नहीं हुआ। यानी कि फ्लाइट की और भी वजह है, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ एयरपोर्ट। बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। हमें बताया कि आपने अब तक जो प्रोजेक्ट्स पूरे किए उसमें सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा है? अब तक के जो प्रोजेक्ट किए उनमें हमारे 2 प्रोजेक्ट्स खास हम लोग के लिए। एक मोराज रेसिडेंसी जो हम लोग ने यहाँ पाम बीच के अंदर थोड़ा बनाया हुआ है, फ्रंट फेसिंग नहीं है लेकिन पाम बीच बोल सकते हैं उनको। उनमें ख़ास बात यह है कि हमने 1000 रुपये से 1500-2000 तक करीबन 750 घर दिए हैं। ओके। 750 घर, 750 फैमिली को आज खुशी खुशी रह रही है। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट हमने पनवेल में रिवर साइड पार्क करके बनाया। ओके। वो गोदरेज का स्काई गार्डन के बगल में है। पनवेल स्टेशन से वॉकिंग 10 मिनट्स डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का फासला है। उसमें भी हम लोग ने 800 रुपये से लेके 3000 रुपये तक करीबन 800 घर उधर भी डिलीवरी दी हमने। तो आज वहाँ जाते हैं तो एक खुशी रहती है कि हर एक लोगों को अच्छा घर दिया और लोगों को एप्रिसिएशन भी मिला है और लोग वहाँ खुशी खुशी अच्छा रह भी रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, उनमें से आपका खास कौन सा है? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अभी रनिंग प्रोजेक्ट मेरा एक घाटकोपर में चल रहा है। दैट इज़ एग्जैक्टली ईस्ट स्टेशन से लग के है, मतलब घाटकोपर स्टेशन को लग के हार्डली 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। वो काफ़ी अच्छा लोकेशन है और अच्छा लोकेशन होने के कारण एक अच्छा टावर बनाने को ये हो रहा है। तो अच्छा टावर बना रहे। उसके बावजूद न्यू बॉम्बे में रीस करके आफ्टर पनवेल 10-15 किलोमीटर के बाद में एक डेस्टिनेशन है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोग ने अभी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए दिया हुआ है जी। तो वो हीरानंदानी का प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वो प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा नवी मुंबई की पेरीफेरी में हम लोग और ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे सिडको को नैना एरिया में सिडको को डेवलपिंग अथॉरिटी बनाया है। तो फ्यूचर डेवलपमेंट विल कम लाइक एनीथिंग इन पेरीफेरी ऑफ पनवेल। तो काफ़ी लैंड हम लोग वहाँ पे अभी ले रहे। 1 साल के अंतर में वो सारा इनका सिस्टम बैठ जाएगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से लेके डेवलपमेंट अथॉरिटी का। उसके बाद बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग पनवेल बाउंड्री में लेके आ रहे हैं। नैना की अगर बात करें तो क्या ये नवी मुंबई की कहानी को आगे बढ़ाएगा या एक नए मोड़ पे ले जाएगा? ये नया मोड़ भी देगा और नवी मुंबई की कहानी को आगे भी लेके जाएगा जी। क्योंकि सिडको को अभी एक्सपीरियंस हो चुका है डेवलपमेंट का और काफ़ी सेटअप उनका बैठ चुका है। गवर्नमेंट को भी काफ़ी कॉन्फिडेंट बैठ चुका है सिडको के ऊपर
और पब्लिक और बिल्डर्स को भी काफ़ी कॉन्फिडेंट बैठ चुका है और सिडको के आने से बिल्डरों का काफ़ी जोश बढ़ गया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज गुड एज नवी मुंबई और कई कई एरिया में प्लस देन नवी मुंबई देने का वादा सिडको ने किया है जी। तो ये कहानी आगे बढ़ेगी और अच्छी तरह बढ़ेगी। यानी नवी मुंबई में भी अच्छे घर मिलेंगे और जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तो बनेंगे ही बनेंगे। बात करते हैं BNM की। आप हमें ये बताएं, एग्जीबिशन के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ ये करती हैं? एग्जीबिशन तो एक कॉमन एक्टिविटी हर एसोसिएशन की रहती है। हम लोग अच्छी तरह कर रहे हैं। लास्ट 14 ईयर्स से एग्जीबिशन सक्सेस जा रहा है हमारा। एग्जीबिशन के अलावा जितने भी नए रूल्स रेगुलेशन आते हैं बिल्डरों के लिए और फ्रेमवर्क आता है बायरों के लिए, उनमें एसोसिएशन का काफ़ी रोल रहता है कि क्या रूल में क्या बदलाव होना चाहिए क्या नहीं। दूसरी, हर एक नई टेक्नोलॉजी आती है वो बिल्डर तक पहुंचाने का काम एसोसिएशन करती है, सेमिनार्स लगाती है। वर्ल्ड में जितने भी नई टेक्नोलॉजी बाय वे ऑफ क्रेडाई महाराष्ट्र, बाय वे ऑफ क्रेडाई नेशन, वहाँ से हमको जानकारी मिलती है। वो सारी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हम बिल्डर तक पहुंचाते हैं। तो एसोसिएशन का काफ़ी रोल रहता है नई टेक्नोलॉजी तक पहुंचाने के लिए बिल्डर लोग के लिए और काफ़ी हद तक बायर्स लोग को कॉन्फिडेंस देने के लिए बिल्डर एसोसिएशन का काफ़ी रोल रहता है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बिल्डर एसोसिएशन तक आओ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जो भी बिल्डर का प्रॉब्लम रहा, हमने एक कमेटी बनाई है, वो सॉल्व करती है और अभी तक हमारे पास कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं पहुँचे है। ये मेरे हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास एक कमेटी है जिसमें कि अगर किसी ग्राहक को बिल्डर के साथ तकलीफ हुई हो तो उसका आप सुलह कर सकते हैं, लेकिन यू हैवंट हैड एनी मेजर कंप्लेंट्स एट ऑल। यानी कि नवी मुंबई में बायर जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही कम है। बहुत ही कम है, बहुत ही। यहाँ पे टाइटल क्लियर है और मेजोरिटी ऑफ बिल्डर्स दे आर डूइंग राइट जॉब। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं उनमें से तो आज तक किसी की अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट नहीं मिली है। टेक्निकल इश्यू कोई लेके आते हैं वो अलग चीज़ है, बाकी टाइटल काफ़ी क्लियर मिलता है नवी मुंबई में। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स उस टाइप के नहीं है, इसलिए बायर्स यहाँ पे खुश रहते हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे यह पूछना चाहेंगे कि नवी मुंबई में जिन्हें घर खरीदना है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नवी मुंबई में घर खरीदने आ रहे तो अपनी नीड के हिसाब से काफ़ी लोकेशन रहती है। जिनको रेलवे का कनेक्टिविटी चाहिए उनको रेलवे स्टेशन ये रहता है। रेलवे स्टेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है या कम रिक्वायरमेंट है, उनको कॉम्प्लेक्स में सिलेक्ट करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में काफ़ी गार्डन और स्विमिंग पूल और जिम की अलग सी सुविधाएं मिलती है। और बाकी नवी मुंबई में सेफ्टी वाइज या ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किधर भी रह ले नवी मुंबई में कोई भी पब्लिक को सेफ्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना यहाँ पे जातिवाद है। यहाँ पे आपको हर कास्ट की कम्युनिटी मिलेंगी, हर कॉम्प्लेक्स में, हर बिल्डिंग में मिलेगी। कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। तो कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है कि ये खाली यही कास्ट वालों के लिए है या उनके लिए नहीं है। और कोई भी कारण दंगा या नवी मुंबई में नहीं हुआ है आज तक, वही कारण से। यानी एकदम सेफ और सिक्योर जगह जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं। चलते चलते आपको ये पूछना चाहेंगे कि पाम बीच की एक खास बात ये भी तो है कि शायद पूरे मुंबई रीजन में आपको समंदर का इतना खूबसूरत नज़ारा और कहीं नहीं मिलता। तो क्या आप ये कहेंगे कि दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ होम इन नवी मुंबई? दैट इज़ द बेस्ट। उनके साथ पैरेलल बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे ओपन स्पेस ज़्यादा है, ट्रैफिक काफ़ी कम है, जो है वो वेल मैनेज है, पोल्यूशन काफ़ी कम है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉलेजेस स्कूल्स कनेक्टिविटी काफ़ी ऐसी है। जैसे अभी बॉम्बे में जाते हैं तो अपने गाड़ी कहाँ पे रखनी या गाड़ी कैसे निकालनी या कैसे पहुँचना, ऐसा न्यू मुंबई में प्रॉब्लम्स नहीं है। पार्किंग की सुविधा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी हो गया कि ईस्टर्न फ्रीवे खुलने से आज नवी मुंबई से निकल के आप दक्षिण मुंबई के CBD वेरी शॉर्ट टाइम में पहुँच जाते हैं। दोनों एक घाटकोपर वाला जो रूट है जो जूहू जाने, वो रूट भी खुल गया और इस तरफ फ्रीवे भी खुल गया। तो दोनों तरफ बॉम्बे की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरह हो गई। कभी आधे घंटे पौने घंटे में कहाँ भी पहुँचना है तो यू कैन टारगेट, आप बॉम्बे पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंज शायद यही कह सकते हैं कि एक समय था जब नवी मुंबई को मुंबई की सिस्टर सिटी कहते थे। आज इट इज़ अ ग्लोबल सिटी इन इट्स ओन राइट। धर्मेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। हम बात कर रहे थे श्री धर्मेंद्र कारिया के साथ, ऑनररी सेक्रेटरी बिल्डर्स एसोसिएशन नवी मुंबई।
अगले एपिसोड में इसी तरह किसी और एक्सपर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।